Hello everyone. Today I will discuss about the programming languages. Languages are means of communication. Languages जो भाषा है, लफ्ज़ जिसको बोलते हैं, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम आप बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ग्रामर है, सिम्बल्स यूज करते हैं, कुछ ध्वनियाँ यूज करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर भी कुछ चीज़ों को समझता है, कुछ लैंग्वेजेस को समझता है। कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। आज पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ही होगा। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है, वो समझेगा। और कई बार इसमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि कंप्यूटर जिसमें नहीं समझ पाएगा तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। जैसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो वहाँ ट्रांसलेटर के थ्रू हम समझते हैं कि कौन कौन से कैसे ट्रांसलेट होकर अल्टीमेटली हमें समझ में आए। इसी तरह से जो मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, उसके लिए जो लैंग्वेजेस हैं उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो मोस्ट बेसिक मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में 0-1 का पूरा पैटर्न होता है कंप्लीट। कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस होते हैं सब 0-1 के पैटर्न में होते हैं। मीन्स कुछ 0-1 के जो सीक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि बाइनरी में कंप्लीट समझता है कंप्यूटर, तो जो सीक्वेंसेज हैं वो कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो डेटा होगा वो भी 0-1 में होगा। तो इस तरह से पूरा 0-1 की ही पूरी सीरीज होती है, उन्हीं के पूरे सीक्वेंसेज होते हैं, उसी की पूरी लैंग्वेज होती है। ये बहुत फास्ट होता है। मीन्स कंप्यूटर सीधे ही समझ सकता है, इसमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने ज़्यादा पैटर्न से याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इतने सीक्वेंसेज 0-1 के कि हाँ ये ऑपरेशन के लिए ये सीक्वेंस है, इस ऑपरेशन के लिए ये सीक्वेंस है, ये नंबर्स 0-1 की सीरीज इतने ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट हैं, जैसे कि हम इतने ज़्यादा मोबाइल नंबर नहीं याद कर सकते। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो पूरे 0-1 के पैटर्न के ही हैं, तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। और दूसरा कि हर मशीन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। मीन्स जितने प्रोसेसर होंगे सभी के अलग अलग वो सपोर्ट होगा कि हाँ उसमें इस तरह से काम करेगा, उसमें इस तरह से करेगा। मशीन डिपेंडेंट है, ये फास्टर है, मशीन डिपेंडेंट है आपका मशीन लैंग्वेज, इसीलिए मशीन लैंग्वेज बोलते भी हैं। पूरी तरह मशीन पे डिपेंडेंट है। मशीन के लिए उसी पर्टिकुलर मशीन प्रोसेसर के लिए होता है, दूसरे प्रोसेसर के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता है फास्ट, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है राइट करना इसको। मीन्स इसको सीखना, प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस लेवल पे, लेकिन स्पीड फास्टर होती है। ये वेरी फर्स्ट है, और ये ज़्यादा करके फर्स्ट जनरेशन के जितने कंप्यूटर्स थे उसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। देन सेकेंड लैंग्वेज है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स आ गए, एब्रीविएशन, जैसे शॉर्ट नेम्स यूज करने के लिए। जैसे एडिशन के लिए ADD, कंपेयर के लिए CMP यूज कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB। इस तरह से कुछ एब्रीविएशंस या शॉर्ट नेम्स या निमोनिक्स व्हाटएवर इस तरह से यूज करने लगे, और फिर कोडिंग थोड़ी सी आसान हो गई। इस तरह से कोडिंग करने, शॉर्ट नेम्स रखने लगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे मोबाइल नंबर होते हैं तो हम कुछ नाम सबके मोबाइल नंबर्स का रख लेते हैं। एक नाम के कई लोग होते हैं, फिर उसमें और भी कुछ लग देते हैं जिससे हम पहचान कर सके, जान सके। इसी तरह से काफ़ी एब्रीविएशंस बने, लेकिन सभी प्रोसेसर्स के लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट हैं, तो हर प्रोसेसर के लिए अलग टाइप का बना है इसमें असेंबली लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर तो 0-1 ही समझता है। तब यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत हुई जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सके। तो असेंबली लैंग्वेज में को कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन रीडेबल लैंग्वेज है, मशीन जिसको समझ सकता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है कंप्लीट असेंबलर। ये भी स्पीड मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में तो कम होती है, लेकिन अभी हाई लेवल लैंग्वेज के कंपेयर में ज़्यादा स्पीड इसमें होती है। बट इट्स मशीन डिपेंडेंट, और पूरे फीचर्स होने चाहिए जो असेंबलर को कन्वर्ट कर सके, इस तरह का चाहिए। कई बार दूसरे कंपाइलर पे जाके, प्रोसेसर पे जाके कंपाइलर्स यूज करते हैं, असेंबलर करते हैं, उसे क्रॉस असेंबलर बोलते हैं। चलिए हम असेंबलर के डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी तो बस ये बता रहे हैं आपको कि सेकंड लैंग्वेज है आपकी, मशीन्स के लिए ही होती है ये लो लेवल की लैंग्वेज है, ये है आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज हैं आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल की लैंग्वेजेज हैं। दैट इज़ इसमें ज़्यादा करके सिस्टम प्रोग्रामिंग की जाती है। मीन्स हार्डवेयर की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है सिस्टम लेवल की। तो इसलिए इन दोनों को कंबाइंड रूप से लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को भी और असेंबली लैंग्वेज को। अब तीसरी कैटेगरी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू द यूजर। इसमें इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो जैसे इफ़ आ गया, एल्स आ गया, फॉर आ गया, तो इंग्लिश की जो मीनिंग है ग्रामेटिकली, फॉर मीन्स के लिए, इसके लिए, इफ़ मीन्स यदि, मतलब अगर ये कंडीशन हो, इस तरह से ऐसे काफ़ी टर्म्स आने लगे जो कि इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर्स में है।
तो इसको समझना बहुत आसान रहा, कंप्लीट ह्यूमन रीडेबिलिटी ज़्यादा रही और प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान हो गया इसमें। लेकिन इसमें भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रांसलेट कर सके अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे जिसको, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा, उसी में समझेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, ज़्यादा करके कंप्यूटर में 3rd जनरेशन में आते आते हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई और उसी में अभी फर्दर डेवलपमेंट होता चला जा रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में। जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि बीच में ट्रांसलेटर होगा, कन्वर्ट करेगा। ये दोनों जो लो लेवल लैंग्वेजेज हैं उन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा स्लो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और लेकिन आसानी होती है, इसमें बहुत फीचर्स हैं, उस बेसिस पे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुए धीरे धीरे और अभी तक काफ़ी लैंग्वेजेस डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो इसमें जो ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो 2 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं सामान्यतः, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो एक ट्रांसलेटर का हम कभी फिर क्लास करेंगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल में ट्रांसलेटर्स के बारे में ही सिर्फ। तो अभी बस ये कि हाई लेवल लैंग्वेज में 2 तरह के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बस बेसिक बता रहा हूँ मैं कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है टोटल, और वो इंटरप्रेटर लाइन बाय इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता रहता है। जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्रामिंग जिसमें की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे सोर्स कोड बोलते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेटर के थ्रू, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में है। तो ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। अब जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस काफ़ी जब डेवलप हो गई तब उसकी भी जनरेशन्स बनी, लैंग्वेजेस की जनरेशन के कौन कौन से जनरेशन्स में उसे डिवाइड किया गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन में जब हम जाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका असेंबली लैंग्वेज, जिसमें न्यूमोनिक्स वगैरह यूज किए गए। और थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका सी, कोबोल, फॉर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, ये सब लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जो कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको बोला गया, जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड थी, फंक्शन बेस्ड थी कम्प्लीटली। देन उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आने पे आपका डॉट नेट वगैरह आ गया, GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आ गई, VB.NET, C#.NET या फिर C#.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई कंप्लीट जावा की। जावा उससे जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट है, क्योंकि जावा एक डिफरेंट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज है, ज़्यादा करके इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, स्क्रिप्ट करने के लिए, आपका क्लाइंट सर्वर या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए। और MS फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज आया। C++ इसी जनरेशन में रहा, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लेके आया। जावा आया, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जिसको बोला गया, मशीन इंडिपेंडेंट, इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का कंबाइंड रूप था। इसमें जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आया, ये रहा। और फिर डेटाबेस के पूरे कॉन्सेप्ट रहे, डेटाबेस में ओरेकल, सी स्पेस और SQL, ये सब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सब पूरे कंप्लीट डेटाबेस वाले फोर्थ जनरेशन में है। डेटाबेस RDBMS का कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा कंप्लीट फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेज में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज, इसमें कुछ लैंग्वेजेस पहले ही डेवलप हो गई थी, 1960s में डेवलप हो गई, लेकिन उसे यूज ज़्यादा करके किया गया फिफ्थ जनरेशन में, जैसे प्रोलॉग और लिस्प। इसको ये AI बेस्ड की प्रोग्रामिंग के लिए यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। तो अभी जितने जो सेंसर बेस्ड सिस्टम है, रोबोटिक्स वगैरह की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इसको काफ़ी यूज किया जाता है, प्रोलॉग और लिस्प को। तो ये तो जनरेशन में डिवाइड किया गया। तो अब हमारा कंसर्न ये है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं वो कब डेवलप हुई, क्या बेसिक फीचर्स थे। तो वन बाय वन हम कुछ डिस्कशन उसमें भी थोड़ा बहुत करेंगे आपसे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। बेसिक नाम से ही पता चल जा रहा है, बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये लैंग्वेज आपकी 1965 के आसपास डेवलप हुई डार्टमाउथ कॉलेज में, USA में कंप्लीट ये। और ये इसमें जो पुराना इंटरप्रेटर आता था, ये इंटरप्रेटर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें लाइन बाय लाइन पूरा कोडिंग होती थी। GW बेसिक होता था, GW बेसिक में लाइन नंबर वगैरह सब पूरा एंट्री करनी पड़ती थी कंप्लीट। फिर इसी का GW बेसिक का ही माइक्रोसॉफ्ट ने और एडवांस वर्जन डेवलप किया। माइक्रोसॉफ्ट ने GUI बेस्ड वर्जन डेवलप किया, जिसको Q बेसिक बोला गया। ये इसका वर्जन सभी है, अभी Q64 नाम से आता है, QB64। तो अभी Q बेसिक 64 वाला भी GUI बेस्ड है, थोड़ा आसान है, लाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भी चीज़ें फ्रेंडली हो गई हैं, GUI बेस्ड हो गया है। तो ये अभी भी यूज होता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए, एकदम शुरुआत करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक को बहुत सुटेबल माना जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करना है तो बेसिक से हम शुरू कर सकते हैं।
तो ये, और इसके अलावा विजुअल बेसिक भी डेवलप हुआ। विजुअल बेसिक 91 में माइक्रोसॉफ्ट आया। विजुअल बेसिक ने एकदम से पूरा प्रोग्रामिंग जो बहुत ज़्यादा उस तरह से करनी पड़ती थी, जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी विजुअल बेसिक, अभी ऑब्सोलीट होती रही। उसके .NET और C# अभी विजुअल बेसिक चल रहा है, VB.NET है अभी, लेकिन विजुअल एक समय में विजुअल बेसिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उसमें आसानी ये रही कि कुछ भी स्क्रॉल बार, लिस्ट, चेक बॉक्स वगैरह सबकी कोडिंग बहुत आसान से, ड्रैग ड्रॉप का कॉन्सेप्ट था, अपने आप कोड बन जाते थे आधे से ज़्यादा, बहुत कम चीज़ें चेंज करनी पड़ती थी और बहुत आसान होने लगा विजुअलाइज करके और कोडिंग करना, और प्रोजेक्ट बनाना बहुत आसान हो गया था। इसमें काफ़ी बड़े बड़े काम इसमें हुए विजुअल बेसिक में, लेकिन अभी ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि और लैंग्वेजेस डेवलप होती रही, तो बहुत कम विजुअल बेसिक अभी यूज़ किया जाता है। VB.NET वगैरह है ज़रूर, लेकिन उतना नहीं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही पूरा बेसिक को अडॉप्ट किया बाद में और इसके डिफरेंट वर्जन्स निकाला इसमें। ये तो आपका बेसिक हो गया लैंग्वेज। नेक्स्ट एक है आपका फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज, जो IBM ने 1957 में डेवलप किया। फॉर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये इसमें कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस ओरिएंटेड पूरा फीचर्स थे इसमें, और इसके भी काफ़ी वर्जन्स आए, फॉर्ट्रॉन 77, 90 एंड 95। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड अब नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत पावरफुल था, इसे यूज किया गया कम्प्लीटली। और एक है लैंग्वेज 1960 में डेवलप हुई आपकी कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल है आपका, इसका वर्जन कोबोल 2002 और विजुअल कोबोल भी आए कंप्लीट। ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था, अकाउंटिंग वगैरह के काफ़ी काम इसमें होते थे, कोबोल के यूज होते रहे। लेकिन अभी भी इसमें अब इसमें बहुत एडवांस टैली वगैरह आ चुका है, तो वो सब ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कंप्लीट इसके कंपेयर में। फिर आ गया C लैंग्वेज। ये 1972 के आसपास डेनिस ऋषि केन थॉम्सन के ने डेवलप किया है। AT&T बेल्स लैबोरेटरी USA में डेवलप हुआ। ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही, थर्ड जनरेशन की C लैंग्वेज। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में डेवलप हुए, और ऑपरेटिंग सिस्टम का जितने भी डेवलप हुए हैं अभी तक, उसका मैक्सिमम पोर्शन, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटेन इन C लैंग्वेज ओनली। और जितनी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है वो भी C में काफ़ी ज़्यादा होने लगे। एम्बेडेड वाले बनने लगे, तो एम्बेडेड C आ गया इसका वर्जन की। हाँ, एम्बेडेड की प्रोग्रामिंग जितनी की गई, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, इवन जो असेंबलर की प्रोग्रामिंग है वो C के थ्रू करने लगे कंप्लीट। असेंबली लैंग्वेज में भी माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करने लगे C में। तो ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज रही, और अभी तक बहुत लैंग्वेजेज आई, सब कुछ रहा, पॉपुलरिटी सबकी रही, लेकिन C अभी तक की सबसे अधिक पॉपुलर लैंग्वेज है। और क्योंकि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग इसमें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स इसमें C में बनते हैं, काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर की होती है। तो C हाई लेवल लैंग्वेज विथ लो लेवल फीचर्स के साथ है, दैट इज़ ये हार्डवेयर प्रोग्रामिंग इसमें करना आसान रहता है, जबकि ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। इसलिए C को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं कभी कभी। है ये हाई लेवल लैंग्वेज, बट इट्स हैविंग लो लेवल फीचर्स। द हार्डवेयर इंटरेक्शन कैन बी डन विद हेल्प ऑफ C, तो इसलिए इसको लो लेवल बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज रहा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ C++ आया। जो C था, C का जो स्टैंडर्ड वर्जन आया था 1988 में आया था, NCC बोला गया उसे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। उसके बाद से बहुत चीज़ें डेवलप हो गई, एम्बेडेड C के कॉन्सेप्ट आ गए, बहुत लाइब्रेरी ऐड हो गई। और C++ जो था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ 1980s के आसपास। जॉन स्ट्रॉटसुप इसके इन्वेंटर थे, तो 1980 के आसपास आया, तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। C इसका सबसेट था। C के सभी कोड्स तो इसमें चलते थे पूरी लाइब्रेरी, लेकिन C++ में क्लास का कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी पॉपुलर रहा आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी भी C++ का मतलब उनका कंपाइलर एक ही होता है, तो पूरी प्रोग्रामिंग जो होती है सिस्टम लेवल पे C++ और C कंबाइंडली होती है। तो ये C लैंग्वेज अलग डेवलप हुई। फिर एक लैंग्वेज 95 में आई जिसको इंटरनेट की लैंग्वेज बोला गया, जावा। सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया। सबसे कम समय में कोई लैंग्वेज ने पॉपुलरिटी पाई है तो वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पूरी मार्केट को कवर कर लिया इसने, और इतने वेराइटी ऑफ प्रोग्राम बने इसमें। है तो इंटरनेट की लैंग्वेज, सभी तरह के प्रोग्राम बनने आसान हो गए। ये प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट हुआ, जावा वर्चुअल मशीन पर पूरा वर्क किया, बाइट कोड इसके जनरेट हुए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के फीचर्स से दोनों चीज़ें इसमें थी कंप्लीट। और पूरी तरह से जो सब C के अलावा और जितनी लैंग्वेजेस थी सभी के फीचर्स जावा में कंप्लीट, सभी तरह का मार्केट पूरा इसने कवर कर लिया। हर तरह का प्रोग्राम बनने लगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रोग्राम हो,
या फिर GUI बेस्ड या यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम हो, या फिर इंटरनेट की जितनी प्रोग्रामिंग होती है, तो इसे इंटरनेट की लैंग्वेज बोली गई, क्योंकि अब तक आते आते 95 के बाद आया और तो इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया। मीन्स सब कनेक्टेड कंप्यूटर ज़्यादा हो गए। उसके पहले तक कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर में ज़्यादा काम था, अब कनेक्टेड है सब कुछ और सब चीज़ें हैं। जितने ऐप्स डेवलप होने लगे कंप्लीट सब जावा बेस्ड हो गए, और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फिर ये भी रही सी के अलावा, क्योंकि सी सिस्टम साइड था, ये एप्लीकेशन साइड जावा का बेस्ट सबसे अधिक पॉपुलर लैंग्वेज है ये एप्लीकेशन साइड में। तो जावा अभी भी है, और सन माइक्रो सिस्टम ने बाद में फिर अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम सन सोलारिस भी बनाया, और बाद में फिर इसके स्टैंडर्ड वर्जन्स आ गए 2008 के पास। बाद इसको ओपन सोर्स भी कर दिया गया है जावा को, अब ईजिली हम किसी तरह से कहीं से डाउनलोड करके वो कर सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी राइट नहीं रहा कि अलग से जावा के लिए वो करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड एडिशन उसके बाद से चल रहे हैं। और जावा में इतने नंबर ऑफ पैकेज यूज हुए, जावा में अपलेट का फंड आया, डिफरेंट अपलेट्स इसमें डेवलप हुए छोटे छोटे प्रोग्राम्स के। तो अभी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, अभी भी मार्केट में पूरा एग्जिस्ट करती है, बहुत प्रोग्रामिंग होती है इसमें जावा में। अब एक और है लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं है बेसिकली, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है सर्वर या फिर उसमें अपलेट्स इसमें जावा का करते हैं, यूज करते हैं। तो वेब की लैंग्वेज इसे बोलते हैं, वेबसाइट्स वगैरह के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में भी कई वर्जन है, एंगुलर JS और नोड JS, कई वर्जन इसमें लेटेस्ट डेवलप होते ही चले जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में, जो कि HTML5 के साथ यूज होता है कंप्लीट। ये अलग है स्क्रिप्टिंग के लिए लैंग्वेज एक रही, जो डेवलप होती रही। नेक्स्ट एक है डिस्कशन में मैं बता रहा हूँ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, डेटाबेस का लैंग्वेज जिसमें हम क्वेरीज करते हैं कि भाई ये डेटा चाहिए हमें, ऐसे डेटा चाहिए, मैक्सिमम नंबर वाला एक एम्प्लॉई का डेटा दे दो, या फिर ऐसा है कि हमारे पास ऐसे डेटा हो जो इस रेंज में हो। हमारी जो क्वेरीज होती हैं डे टू डे लाइफ में, उन सबको करना, उसको कंट्रोल करना। तो ये पूरा डेटाबेस, हमारे पास बहुत सारा ह्यूज डेटाबेस है, उसमें से क्या क्या हमें चाहिए ये सब पूरा लेने के लिए कंप्लीट जो लैंग्वेज है SQL बोला गया। SQL के बहुत वर्जन्स आए हैं कंप्लीट, कई लोगों कंपनी के हिसाब से चलता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL आपका रहा, MySQL जिसको होता है एडाप्टेड रहा। ये फिर डेटाबेस पैकेजेस ओरेकल मोस्ट पॉपुलर रहा, सबसे अधिक जगह डेटाबेस के लिए ओरेकल को यूज किया गया। Cbase, Ingress, Informix, MySQL, ये सब डिफरेंट पैकेजेज रहे जो डेटाबेस के SQL बेस्ड ही थे, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर इसके डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये सब इसी SQL के पार्ट थे। फिर ये दो और लैंग्वेज में जो डिस्कस कर रहा हूँ आपको, प्रोलाग स्टैंड्स फॉर आपका प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये डेवलप हुआ फ्रांस में, और ये डेवलप तो बहुत पहले ही हो गया था, 1970 के आसपास भी ये प्रोग्रामिंग में चल रहा था स्टार्टिंग, काफ़ी पॉपुलर पहले ही था उसमें। लेकिन जापान ने ये डिक्लेयर किया कि ये 5th जनरेशन की लैंग्वेज है, और 5th जनरेशन में जापान ने इसको यूज करना सेंसर वाले नेटवर्क में खूब, लॉजिक वाले जितने सेटअप थे उसमें खूब यूज किया, इसका शुरू किया। तो इसे 5th जनरेशन की लैंग्वेज बोलते हैं प्रोलाग को, और AI की पूरी प्रोग्रामिंग प्रोलाग में होती है कंप्लीट। तो AI बेस्ड, AI के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड है, तो 5th जनरेशन की लैंग्वेज बोला गया। एक लिस्ट थी जो 1960 में मैकार्थी ने डेवलप किया है, तो बहुत पुरानी लेकिन पॉपुलर अभी हो रही है ज़्यादा। लिस्ट आपका लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए होता है, ये भी AI बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, और कुछ लैंग्वेजेज है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में, क्योंकि उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज आपकी पाइथन। तो बिना पाइथन या फिर कुछ और लैंग्वेजेज जो डेवलप हुई हैं उनका डिस्कशन के हमारा पोर्शन अधूरा रहेगा, तो कुछ लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब करते हैं। तो लैंग्वेजेस के उसमें कंटिन्यूएशन में आपका एक स्नोबॉल लैंग्वेज है, आपका स्नोबॉल लैंग्वेज 1960s में ये ग्रिसवर्ल्ड थे, उनके जब उसमें लीडरशिप में डेवलप हुआ। ये स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज था, ये एक्चुअली टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज किया गया। स्नोबॉल अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी इसकी प्रोग्रामिंग होती नहीं, स्नोबॉल पुरानी लैंग्वेज है। फिर एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज जो चिल्ड्रेंस के लिए आया, लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स ओरिएंटेड। MIT वालों ने, MIT में स्पेशली साइमर पर्ट ने डेवलप किया 1960s में। ये फर्स्ट लैंग्वेज ऐसी थी जो कि चिल्ड्रन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, चिल्ड्रंस के लिए लैंग्वेज डेवलप हुई, लोगो, जो अभी भी पॉपुलर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को सिखाया जाता है। इससे उनका लॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं कंप्लीट, कैसे कैसे लॉजिक्स होंगे छोटे छोटे, पूरा ग्राफिक्स ओरिएंटेड है, ये लॉजिक्स पूरे डेवलप होते हैं। प्रोग्रामिंग के एकदम बेसिक सीखने में बहुत आसानी होती है उन्हें, ये बहुत पॉपुलर रही। अब
इस तरह के जब ट्रेंड्स रहे तब स्क्रैच प्रोग्रामिंग एक आई। स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो बच्चों के लिए ही रही, वो MIT ने डेवलप किया। 2003 के आसपास से शुरुआत हुई इसके, लेकिन 2007 में आने के बाद स्क्रैच का फर्स्ट वर्जन पॉपुलर हुआ, कंप्लीट स्टार्ट हुआ पब्लिक में। उसके बाद से काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं। MIT का ही टूल है। इससे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान होता है, पूरा ग्राफिक्स ओरिएंटेड है, एजुकेशन बेस्ड है, और स्क्रैच डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे सब जगह यूज कर सकते हैं। और पूरा सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग के स्टार्ट करने के लिए जो कोडिंग की शुरुआत होती है, सीखने के लिए स्क्रैच बहुत पॉपुलरली यूज होता है अगर स्टार्ट किसी करना है। और चिल्ड्रेन के ओरिएंटेड ही ज़्यादा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा स्क्रैच से शुरुआत कराते हैं। और एक लैंग्वेज आपकी आई APT, जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग यूज किया गया। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, मैनेजमेंट के लिए किया गया कि प्रोग्राम टूलिंग है कंप्लीट। बाद में CNC मशीन्स वगैरह के भी APT के अलावा डेवलप हुई, जिसमें CNC की प्रोग्रामिंग की जा सकती थी। ये सब भी डेवलपमेंट बाद में हुआ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। और अब हम बताएंगे आपको पाइथन के बारे में, जो कि अभी तुरंत में बहुत ज़्यादा ही 2-4 सालों में इतना ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलरिटी इसने पाया है। तो ये लैंग्वेज 91 में, लेकिन इसका टाइम देर से है। जावा लैंग्वेज 95 में डेवलप हुई थी, लेकिन वो तुरंत ही पॉपुलर हो गई। 95 में आते ही 2000 तक ही बहुत पॉपुलर लैंग्वेज में थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी 4-5 साल के अंदर ही, और अभी तक बहुत पॉपुलर है। लेकिन पाइथन 90 में आने के बाद से पॉपुलरिटी होने में इसको बहुत टाइम लगा, और थोड़ा बहुत यूज होता रहा। लेकिन अभी इसकी इंपॉर्टेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, डेटा साइंस, जो ये कॉन्सेप्ट आ गए आजकल लर्निंग बेस्ड पूरे, उसके बाद से ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज जो है कंप्लीट बहुत ज़्यादा, और हालांकि अब सभी तरह की यूज़ करने लगे। कई एप्लीकेशंस के लिए अभी जो इतने मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, हर जगह सूट कर रहा है। डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स इसके डेवलप हो गए, और बहुत ओपन सोर्स टूल्स इसके डेवलप हो गए पाइथन के। आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और काफ़ी पॉपुलरिटी इसने किया है। अभी इसको सभी ब्रांच के, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पाइथन को माना गया है, क्योंकि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट पूरा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है सेटअप, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। हालांकि सभी के लिए है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, तो सब में पॉपुलर है। और अभी आजकल तो ये ट्रेंड है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का जो ट्रेंड C लैंग्वेज से था, वो पाइथन की तरफ शिफ्ट हो गया कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सीखा जाए। तो फर्स्ट पाइथन की तरफ ही न्यू ट्रेंड्स हैं पूरा एकेडमिक्स में, और इंडस्ट्री में यूज है उसका, इसलिए पाइथन की तरफ जा रहे हैं, और पाइथन काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। और इसके बाद फिर HTML, जो ऐसा आप देख रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज की लैंग्वेज है, किस तरह से वेब पेजेस बनते हैं। इसमें भी अभी लेटेस्ट में HTML5 वर्जन जो चल रहा है, वो बहुत पॉपुलर है, वही पूरा कंप्लीट फ्यूचर है। HTML5 बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। फिर उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप का, फिर एक लैंग्वेज है आपका PHP, और फिर SQL, ये सब पूरे यूज किए जाते हैं वेब डेवलपमेंट में। ये तो पूरा वेब डेवलपमेंट साइड यूज होता है, तो HTML सिर्फ मैंने टर्म लिखा है। तो ये लैंग्वेजेस भी डेवलप हुए, जो कि यूज की गई, कंप्यूटर में यूज होती रही हैं। और एक लैंग्वेज था मतलबी लैंग्वेज, दैट इज मैटलैब, मतलब दैट इज मैटलैब। तो ये लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज है, मैटलैब जो आपकी लैंग्वेज है, कि मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरीज। ये शुरुआत तो 1960s में इसकी थी, शुरुआत हुई, बाद में धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ, और 70s के लास्ट में इसका फर्स्ट वो कंप्लीट पब्लिक वर्जन आया। अभी ये चलता जा रहा है कंप्लीट। तो इसने इतनी चीज़ें कवर कर ली, बहुत हैवी वेट है, तो ये सभी चीज़ों को मैट्रिक्स की तरह ही ट्रीट करता है। लेकिन बहुत इनरिच लाइब्रेरी है, ये प्रोप्रिएटरी है, इसमें पैसे पेड करने पड़ते हैं, और बहुत हैवी है, 15 GB का आसपास आजकल लेटेस्ट वाला वर्जन 15 GB प्लस होता है कंप्लीट जो वर्जन है। लेकिन इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ हैं इसकी प्रोग्रामिंग करने में, और सब चीज़ों को एक साथ कंबाइंड कर लेता है मैटलैब। दूसरी लैंग्वेज में कुछ काम हमने किया है, इसमें किया है, सब कंबाइंड कर लेता है। इसमें बहुत आसानी ये रहती है कंप्लीट। इससे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइंस के लिए, सिमुलिंग कुछ में है, इतने टूल बॉक्सेज हैं मैटलैब में, वही उसकी ब्यूटी है। सभी जो भी है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम का टूल बॉक्स हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स हो गया, फजी लॉजिक का टूल बॉक्स हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टूल बॉक्स हो गया, जितने भी चीज़ें हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम्स का टूल बॉक्स हो गया, काफ़ी चीज़ों, मैथमेटिक्स के डिफरेंट टूल बॉक्सेज हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का टूल बॉक्स हो गया। इतनी तरह के टूल बॉक्सेज हैं, इतने फीचर्स इसमें आ गए हैं कंप्लीट, सब तरह के कंप्यूटेशंस के लिए, और सब यूजर फ्रेंडली है, बहुत आसान है प्रोग्रामिंग करना। इसका कमांड बेस्ड भी है, और फाइल्स भी बनती हैं इसमें, और है ये यूजर फ्रेंडली है, और बहुत पॉपुलर है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च ओरिएंटेड
ज़्यादा है, ये उस तरह के यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्री में तो है ये, लेकिन इन जगहों पे है। हाँ, इसका एक लाइट वेट वर्जन भी, ओपन सोर्स वर्जन भी साइलैब है, जो कि 90s से ही शुरुआत है, लेकिन वो अभी इधर 8-10 सालों में ज़्यादा पॉपुलर वो भी हुआ है कि वो ओपन सोर्स है और उसमें काफ़ी ज़्यादा साइलैब के इंटरप्रेटर जो कि ऑनलाइन भी मिलते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो उसमें पूरे फीचर्स मैटलैब के तो नहीं हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स है और काफ़ी फीचर्स इसको यूज करता है। ओपन सोर्स क्या क्या होता है ये सब हम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन में फिर हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, ये सब होगा। फिर है आपका कैड, जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर की बात सोची गई तो 1960s में ही इसकी शुरुआत हो गई थी कि हाँ इस तरह से कुछ टूल्स बने, फिर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। फिर ऑटोडेस्क कंपनी ने ऑटो कैड डेवलप किया और वो बहुत पॉपुलर, सबसे अधिक पॉपुलर रहा। और भी डिफरेंट कैड के वर्जन्स आए। ये ड्राइंग डिजाइनिंग के लिए, कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कैड बहुत पॉपुलर रहा। कैम भी आया कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सब में उसी तरह से ऑटोमेटिक, जैसे पीटी के टूल्स यूज होते थे ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल्स का, उसी तरह से कैम में करते हैं, सीएनसी की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये सब एज पर एप्लीकेशंस सब जगह अलग अलग चेंज होता रहता है। लेकिन अभी जो पूरा ट्रेंड है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आ गई हैं जो कि सभी जगह यूज होती हैं। अब कोई ब्रांच की बाउंड्री धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और सब एप्लीकेशंस डेवलप जो हो रहे हैं सब मिक्स होकर कंप्लीट डेवलप हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सभी लैंग्वेजेज के बारे में थोड़ा बहुत आपके लिए। और आपको करियर टेक्निकल फील्ड में या फिर उस तरह से भी किस डोमेन में ले जाना है वो तो आप डिसाइड उस तरह से कर सकते हैं। और लेकिन सभी जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज या सॉफ्टवेयर का हमेशा ही रोल है। क्या कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं, कुछ न कुछ लैंग्वेज कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है, सीखना ही पड़ता है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन आज का था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आज के लिए अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।